हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जो कि आपका नरेशन में अक्सर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। हम लोग सेंटेंस को 4 टाइप में क्लासिफाई किए थे। तो हम लोग क्लासिफिकेशन फर्स्ट में ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को एडवांस लेवल पर पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में और डिटेल से उसके रूल को समझने वाले हैं। ओके, चलो फटाफट से जो है हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग अभी सीखे थे, जैसे कि आप एक ट्रांसलेशन देखो, ईश्वर करे वह जाग जाए। तो ये जाग कौन रहा है? यहाँ पर वह जाग रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा वह हुआ। तो हम लोग इसके बारे में सीखे थे कि पहले हम लोग मे लगाएंगे, मे के बाद हम लोग सब्जेक्ट चूज करेंगे कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग अगर नॉट या नेवर सेंटेंस में है तो हम वो लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग V1 लगाएंगे। ओके, फिर आपका पहले इतना दूर आप लगाओ। पहले क्या है? मे, तो इसका हो गया मे, फिर से सब्जेक्ट है आपका ही, इसमें फिर V1 है, सब्जेक्ट के बाद आप V1 लगाओगे। जाग जाना ये मेरा वर्ब है, इसका होता है बैकअप, तो मे ही बैकअप। दैट्स क्लियर। वैसे हम लोग इसके बारे में सीखे थे कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को लेंगे, फिर हम लोग जो है पीछे से वापस आएंगे। ऐसा हम लोग कुछ इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे। आप एक और ट्रांसलेशन देखो जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाए। ओके, जैसे ईश्वर उसे बुद्धि दे, एक्सक्लामेशन मार्क। अब यहाँ पर बुद्धि कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा कौन है? गॉड। तो इसका आपका बनेगा, पहले मे लगा, फिर सब्जेक्ट है आपका गॉड। फिर हम लोग क्या सीखे थे? फर्स्ट इधर से जाएंगे, फिर वापस इधर से आना है, फिर देना है। देना और बुद्धि में से मेरा वर्ब है देना, तो सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब लगेगा, तो देना का इंग्लिश आपका गिव। गिव के बाद जस्ट हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, अब क्या आप सोच रहे हो कि वापस आ रहे हैं तो पहले हम लोग बुद्धि आई मीन वाई जी लगा दें? नो, स्ट्रक्चर है V1 के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसका मतलब उसे, दैट इज हिम का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो मे गॉड गिव हिम, फिर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? बुद्धि, विजडम। बहुत ही आसान है, इस पर हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? मेरा एक्स्ट्रा टर्म आएगा। ठीक है, इस पर आप 2-4 ट्रांसलेशन बनाओ। नेक्स्ट, ईश्वर उसे नर्क से बचाए। तो उसे नर्क से कौन बचा रहा है? ईश्वर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ईश्वर हो गया, तो मे गॉड। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे, वर्ब यहाँ पर बचाना है, तो बचाना का हम लोग जानते हैं सेव होता है, सेव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमको लगाना है। ऐसा नहीं कि आप नर्क से का आप लगा दो फ्रॉम हेल, नहीं, सेव के बाद आपको ऑब्जेक्ट हिम लगाना होगा, तो मे गॉड सेव हिम फ्रॉम हेल, नर्क से का फ्रॉम हेल होता है। ओके, नेक्स्ट और बनाओ आप। ईश्वर करे मेरा भाई उस रास्ते पर कभी ना लड़खड़ाए। पहले तो हमको ढूंढना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो रास्ते पर कभी कौन नहीं लड़खड़ाए? मेरा भाई। तो यहाँ पर आपका मेरा भाई क्या है? सब्जेक्ट है, तो मे के साथ आप सब्जेक्ट लगाओगे, तो माई ब्रदर। दैट्स क्लियर। फिर देखो क्या यह नेगेटिव सेंटेंस है? हाँ, कभी नहीं, तो यहाँ पर आप नेवर लगाओगे। हम जानते हैं कभी नहीं का इंग्लिश नेवर होता है, तो माई ब्रदर नेवर। फिर हम लोग वर्ब ढूंढेंगे, यहाँ पर वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? लड़खड़ाना। और लड़खड़ाना का हम लोग जानते हैं लर्च या फिर स्टेगर, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। लर्च या स्टैगर, इस दोनों में आप किसी का भी यूज कर लो। तो लर्च, फिर ऑब्जेक्ट है क्या इसमें? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब हमको एक्स्ट्रा टर्म का लिखना होगा, उस रास्ते पर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है पर, तो ऑन दैट वे, उस रास्ते पर। बहुत ही आसान है, आप बना लोगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप। ईश्वर करे तुम सबके सामने डकार ना लो। अब देखो, डकार कौन नहीं लेगा? तुम। तो मेरा सब्जेक्ट कौन हो गया? यहाँ पर तुम हो गया, तो मे के साथ हम लोग सब्जेक्ट यू लगाएंगे। उसके बाद देखो, ना लो, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। एंड फिर हम लोग वर्ब ढूंढेंगे, भाई वर्ब कहाँ है? तो वर्ब यहाँ है, डकार लेना। और डकार लेना का इंग्लिश हम लोग जानते हैं बेल्च होता है। क्या होता है? बेल्च। बेल्च में डकार लेना। अब सबके सामने, अब यहाँ पर ऐसा मत करना कि सामने है तो फटाक से हम लोग इन फ्रंट ऑफ लगा लिए। अरे भाई, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग किसी प्लेस के सामने, किसी जगह के सामने के लिए करते हैं। यहाँ पर सब के सामने, तो यहाँ पर जिसके सामने हम डकार ले रहे हैं वो तो प्लेस नहीं है ना, वो जगह नहीं है, वो कोई ना कोई पर्सन है। तो वहां पर हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे, सामने के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ सब के लिए ऑल, बिफोर ऑल। दैट्स क्लियर, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देख लो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छे से क्लियर होगा ये। ईश्वर हमें सदैव सत्य का मार्ग दिखाए। तो सत्य का मार्ग कौन दिखा रहा है? ईश्वर। तो सब्जेक्ट आपका कौन हो गया? ईश्वर। तो मे गॉड, फिर हमको वर्ब ढूंढना है, सब्जेक्ट के और वर्ब, और दिखाने के लिए हम लोग सो का प्रयोग करेंगे। ओके, एंड वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें है,
तो सो के बाद हम लोग अस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अस का, फिर बाद में एक्स्ट्रा टर्म ये सारा है, इस सारे टर्म को हम लोग यूज करेंगे। मार्ग का होता है वे। अब यहाँ पर सदैव सत्य का, तो टू द ट्रुथ। आप हमेशा ध्यान में रखना कि सत्य आई मीन ट्रुथ के साथ हमेशा आप द का प्रयोग करना, ठीक। और यहाँ पर इस वे को आगे ट्रुथ से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वे में भी द लगेगा, तो इसका फाइनली क्या बन गया वो देख लो। तो मे गॉड शो अस द वे टू द ट्रुथ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, ईश्वर करे उसके बच्चे कभी ना तुतलाए। तो यहाँ पर कभी कौन नहीं तुतलाए, उसका बच्चा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया हर चिल्ड्रेन। दैट्स क्लियर। तो मे हर चिल्ड्रेन, कभी ना है नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद। तो हर चिल्ड्रेन नॉट, फिर भी वन। तुतलाना का हम लोग जानते हैं लिस्प होता है, लिस्प। तो हो गया। अरे यहाँ पर कभी नहीं है तो नॉट मत लगाना, आप नेवर का यूज करना, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, मे हर चिल्ड्रेन नेवर लिस्ट। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, ईश्वर उसे स्वर्ग में सबसे अच्छा स्थान प्रदान करे। तो कौन सबसे अच्छा स्थान प्रदान करेगा, ईश्वर करेगा। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट आपका ईश्वर हो जाएगा। तो मे गॉड क्या प्रदान करे, तो यहाँ मेरा वर्ब क्या है, प्रोवाइड। उसके बाद देखो क्या कहीं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पार्ट भी है क्या, ऑब्जेक्टिव पार्ट हाँ है उसे, तो प्रोवाइड के बाद हम लोग हिम का प्रयोग करेंगे, प्रोवाइड हिम। अब जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका आप इंग्लिश कर लेना, सेंटेंस बन गया। वो क्या, वो देख लो। तो इसका क्या होगा उसको ध्यान से देखो, सबसे अच्छा स्थान, द बेस्ट प्लेस, स्वर्ग में, इन हीवेन, ठीक। अब यहाँ पर तनिक ग्रामेटिकली टर्म है, उसको अच्छे समझो आप। जहां पर प्रोवाइड आए, जहां पर प्रोवाइड आए उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड फिर से कोई अदर ऑब्जेक्टिव रहे, तो इसके पहले हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो प्रोवाइड हिम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, फिर से उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जब ये दोनों कनेक्ट होगा तो इसके बीच में हम लोग विद लगा देंगे। तो क्या बना, मे गॉड प्रोवाइड हिम विद द बेस्ट प्लेस इन हेवन। बहुत ही आसान है, आपसे बनेगा। अच्छा, मैं आपके सामने 3 ट्रांसलेशन लिखूंगा, आपको बताना है तीनों ट्रांसलेशन में क्या विशेषता है, ठीक है। ध्यान दो। पहला ट्रांसलेशन, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही ट्रांसलेशन है। काश मैं एक राजा होता, काश मेरे पास एक राज्य होता, काश मैं राज करता। आपको बताना है इस तीनों सेंटेंस में क्या विशेषता है। पहला सेंटेंस देखो, यहाँ पर है काश मैं एक राजा होता, मतलब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं राजा होता, मैं प्रधानमंत्री होता, मैं कुछ होने की बात कर रहा हूँ। तो ये कौन सा सेंस है, बीइंग का सेंस है, आई मीन होने का सेंस है, ओके। इसमें क्या है, मेरे पास एक राज्य होता, मैं कल्पना कर रहा हूँ काश मेरे पास एक राज्य होता। तो यहाँ पर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, आई मीन ये पोजीशन का केस है, अधिकार का केस है, ठीक है ना। सेकंड सेंटेंस क्या है, अधिकार, यहाँ पर मेरा किसी के ऊपर अधिकार है, पोजीशन है, ये आपका पोजीशन का केस हो गया। एंड थर्ड फॉर्म देखो, काश मैं राज करता, यहाँ पर एक्शन का सेंस आ रहा है, कोई हम वर्क कर रहे हैं। आपका 3 सेंस रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो बहुत आसान है, अगर पास रहेगा लगा हुआ समझ लेना वो अधिकारवाचक है, और कुछ करने का बात होगा तो वो एक्शन है, या कुछ होने का बात होगा तो वो मेरा बीइंग का सेंस है, ओके। अब बनाओगे कैसे इसको वो देख लो। पहले तो काश है यहाँ पर, और हम लोग जानते हैं काश का इंग्लिश क्या क्या होता है, इफ होता है, या फिर आई विश होता है, या फिर ओ डेट, या वो डेट। इस चारों में से कोई एक का यूज कर लेना है आपको। प्लस उसके बाद सेंटेंस में देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे हम लोग इसमें इस काश के लिए कोई एक वर्ड हम लोग इफ का यूज कर लेते हैं, इफ। फिर हमको ढूंढना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, ओके। तो बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो इफ आई। अब यहाँ पर इस तीनों सेंस का हम प्रयोग करेंगे, वो क्या, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए उसको देखना है। वैसे ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन हो सकता है, आपका वेयर लगेगा, या फिर हैड लगेगा, या फिर V2 लगेगा, ओके। अच्छा यहाँ देखो, अगर कुछ होने की बात है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, अगर अधिकार का बात है तो हैड का प्रयोग करेंगे, अगर एक्शन का बात है तो हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तो बीइंग का सेंस है तो हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, तो इफ आई वेयर। उसके बाद हम लोग नॉट रहेगा, वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐसे इज एम आर के बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। सेम वही फंडा यहाँ पर, ये जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हाँ। सेम वही फंडा यहाँ चलेगा। फिर नॉट के बाद ही आप ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर एक्स्ट्रा टर्म जो बचेगा वो आपको लगाना है, ठीक है। मेन आपका यहीं तक है। अब देखो यहाँ पर इसको बनाते हैं हम लोग, इफ आई वेयर। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक राजा, अ किंग, इफ आई वेयर ए किंग। बहुत ही आसान है।
इसको देखो, खास के लिए हमको एक वर्ड आई विश यूज कर लेते हैं इस बार। आई विश सब्जेक्ट, इसमें मेरे पास आई हैड क्यों लगाए, क्योंकि ये पोजीशन का केस है, अधिकार का केस है। आई हैड एक राज्य, अ रीजन। ओके, नेक्स्ट देखो आप, इसमें भी खास के लिए कोई एक वर्ड यूज कर लो। हम लोग यूज कर लेते हैं ओह डैट। हाँ, और याद रखना कि ओह डैट और वो डैट में पहले ही एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा आपका। आपका एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में ही लग जाएगा। तो ओह डैट एक्सक्लामेशन मार्क। फिर सब्जेक्ट क्या है वो देखना है आपको। सब्जेक्ट में ये है, आई मीन आई है, तो आई। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो वेयर, या तो हेड, या तो वर्ब टू। तो बताओ क्या लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का बात हो रहा है, कुछ करने का बात हो रहा है, तो वर्ब टू लगेगा। तो राज करना, और हम लोग जानते हैं राज करना का रूल होता है, रूल का वर्ब टू रूल्ड हो गया। बहुत ही आसान है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो और इजी लगेगा आपको। ठीक है, चलो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस पे बहुत सारे ट्रांसलेशन को बनाएंगे। देखो ट्रांसलेशन देखो, काश तुम शाकाहारी होते। इसमें काश के लिए कोई एक वर्ड यूज कर लेना, वुड डैट। ओके, वुड डैट। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका यू है सब्जेक्ट, तो यू। एंड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपका वेयर, हैड या V2 में कोई एक लगेगा। अब आपको डिसाइड करना है क्या लगेगा। काश तुम शाकाहारी होते, कुछ होने की बात हो रही है ना, मैं शाकाहारी होता। यहाँ पर पास तो नहीं लगा हुआ है, जो ये पोजीशन का केस बने, अधिकार का केस बने, तो वो तो पहले आपका जो है साइड हो गया। बचा बीइंग का केस और एक्शन का केस। अब मैं कुछ वर्क तो नहीं कर रहा हूँ, तो एक्शन का भी केस आपका साइड हो गया। बचा बीइंग का केस, इसका मतलब ये बीइंग का केस है, तो यू वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर क्या है, शाकाहारी। और शाकाहारी का आप जानते ही होंगे, वेजिटेरियन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, काश उसके पास एक घड़ी होती। तो काश के लिए आपको एक वर्ड यूज कर लोगे। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, और यहाँ पास लगा हुआ है, तो क्लियर है कि हमको हैड लगाना है। ठीक, ही हैड। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है एक घड़ी, ए वॉच, बन गया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, काश वह किताबें बेचता। इसमें काश के लिए कोई एक वर्ड यूज कर लो। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट ही है, और बेचने की बात हो रही है, कुछ करने की बात हो रही है। आई मीन यहाँ पर वर्ब टू लगेगा, तो बेचना का वर्ब टू लगा देना है आपको। आई मीन सॉल्ड, सेल का वर्ब टू सॉल्ड होगा, सॉल्ड। और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट किताबें, बुक्स। बहुत ईजी है, बन जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, काश वह ईमानदार होता। तो काश के लिए ओह डैट या आई विश या इफ या वुड डैट, इसमें से कोई एक यूज करोगे। फिर सब्जेक्ट ही आ गया, एंड ईमानदार होता, तो यहाँ कुछ होने की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पार्ट ईमानदार का इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, वो क्या, ऑनेस्ट। ही वेयर ऑनेस्ट। दैट्स क्लियर। अब कोई कहोगे भाई इसमें वाज नहीं लगता क्या? इस तरह के फॉर्म में आपका वाज नहीं लगेगा। वेयर, हैड और वर्ब टू, यही तीन चीज का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो आप, काश तुम मेरी प्रतीक्षा करते। तो काश के लिए कोई एक वर्ड यूज कर लेना यहाँ पे, एंड सब्जेक्ट पार्ट आपका यू हो गया, एंड मेरी प्रतीक्षा करते, तो कुछ करने की बात हो रही है, आई मीन वर्ब टू लगेगा। देखो पहचाने का बहुत इजी फंडा मैं फिर से बताता हूँ, पास रहेगा तो वो हेड लग गया, अगर पास नहीं है और लास्ट में होना या होता कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो वो आपका ये बीइंग का स्ट्रक्चर है। एंड जो बचा लास्ट, कुछ करने की बात होगी, प्रतीक्षा करते या पढ़ते लिखते, मतलब लास्ट में होता होती कुछ ऐसा नहीं रहेगा। ठीक, तो वो आपका एक्शन का केस हो गया। बहुत आसानी से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि वो ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है। ज़्यादा इसमें ओल झोल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, और प्रतीक्षा करना का वेट होता है, तो इसका P2 वेटेड लगाओगे, बन जाएगा वेटेड फॉर मी। अब बोलोगे भाई यहाँ पर वेटेड के साथ आपने फॉर क्यों लगाया? क्योंकि वेटेड के साथ हमेशा फॉर लगता है, प्रीपोजिशन में आप पढ़ोगे ऐसा। ठीक, मैं पढ़ाऊंगा, धैर्य रखो। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, काश उसके पास थोड़ा समय होता। तो यहाँ पर ये कौन सा कंडीशन है, हेड वाला कंडीशन है, पास है। और यहाँ पर थोड़ा समय, या तो सम टाइम या फिर अ लिटिल टाइम, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, काश वह हकलाता। तो यहाँ पर हकलाने की बात हो रही है, मीन यहाँ पर आपका वर्ब टू लगेगा, एक्शन, कोई वर्क हो रहा है, चाहे वो हकलाना का ही बात हो। काश उसके पास, उसके हकलाना, एक ही चीज को, जैसे मैंने बोला अभी, एक ही चीज को, एक ही रिपीटेड जो हुआ, हकला हड़बड़ा जाना, उसको कहते हैं हम लोग हकलाना। ओके, तो काश वह हकलाता, तो यहाँ पर हम लोग हकलाने का वर्ब टू यूज कर लेंगे। स्टेमर मतलब होता है हकलाना, स्टेमर लगा देना आप, स्टेमर। ओके, नेक्स्ट देखो, काश तुम्हारे पास आधुनिक यंत्र होते। तो ये आपका पास का कंडीशन है, आई मीन यहाँ पर हेड लगेगा,
और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ आधुनिक यंत्र है तो आधुनिक का मॉडर्न और यंत्र का इंस्ट्रूमेंट। अब कोई कहोगे भाई यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जो है आपने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इंस्ट्रूमेंट जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है। ठीक, अच्छा आप आगे पढ़ोगे ऐसा। एक और बनाओ, काश मेरे पिताजी दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति होते। यहाँ पर कुछ होने की बात है, इस सेंटेंस में कहीं पर पास तो नहीं है, इसका मतलब ये पोजेशन का केस नहीं है। और यहाँ कुछ होने की बात है, आई मीन ये बीइंग का केस है, इसमें हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी। ठीक, और हमारा सब्जेक्ट वर्ब वर्ब भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब। अब अच्छा ऑब्जेक्टिव पार्ट है दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति, द रिचेस्ट पर्सन। कहाँ के, दुनिया के, ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही आसान है, बन जाएगा आपसे। एक लास्ट बना लो आप, ठीक है ना। इस टॉपिक का लास्ट ट्रांसलेशन कर लो कंप्लीट। वो है, काश वह और उसके साथी कपटी व धोखेबाज ना होते। सेम वही फंडा, यहाँ पर भी आपका पास का सेंस नहीं है और कुछ करने का भी सेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग और होना है लास्ट में, आई मीन ये बीइंग का केस है, इसमें वेयर का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट तो ढूंढ लो पहले, सब्जेक्ट क्या है, वह और उसके साथी, ये टर्म आपका सब्जेक्ट है। तो ही एंड हिज फ्रेंड, या आप साथी की जगह पर आप फेलोज, मैट्स, ये सब भी लिख सकते हो। ठीक है ना। फिर कपटी व धोखेबाज है, और कपटी का इंग्लिश कॉन्स, कॉन्स होता है, CONS, कॉन्स। एंड धोखेबाज का बैटरेयर्स, या इसकी जगह पर आप चीटर भी लगा सकते हो। ठीक है, जो इजी लगे आप उसे बनाओ। नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस के क्लासिफिकेशन फर्स्ट का हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, जैसे अचानक खुशी या डर, इस टाइप का हम लोग सेंटेंस देखेंगे।